एक झोपड़ी के बाहर बूढ़ा आदमी लकड़ी काट रहा था। अंदर से बच्चे की आवाज आई, माँ, हाथ जम गए, चूल्हा कब जलेगा? बस बेटा, थोड़ी देर और। लकड़ियाँ गीली है, जल ही नहीं रही। अरे सूरज तो जैसे सो ही गया है आज। देखो तो धुआं भी जमने लगा है हवा में। ऐसी सर्दी तो मैंने भी पहली बार देखी है। लगता है ऊपर वाला इस बार हमें परख रहा है। माँ, अमीरों के घरों में भी इतनी ठंड लगती होगी क्या? नहीं बेटा, उनके घरों में तो आग खुद आकर जल जाती होगी। हम गरीबों के लिए तो ठंड भी एक इम्तिहान है। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजने की आवाज गूंज उठी। बूढ़ा आदमी फिर बोला कि वह जंगल से और सूखी टहनियाँ ले आएगा। चलो आज जंगल से थोड़ी और सूखी टहनियाँ ले आओ, नहीं तो रात में यह ठंड जान ले लेगी। हे ऊपर वाले, यह इतनी ठंड कैसे पड़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। हाँ रीता, और देखो सूरज भी जैसे मानो लुका छुपी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है कि ठंड और बढ़ती चली जाएगी। सच में इस बार ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ नाथू की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर कुछ गर्माहट ले लेते हैं। क्या करें रीता, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है, उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। अच्छा रीता, तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा कर देंगे। रीता ने चिंता जताई कि इतनी ठंड में बाहर जाना मुश्किल है। चंदनपुर गांव में इस साल की सर्दी कुछ ज्यादा ही भयानक थी। ठंडी हवाएं दिन रात बहती रहती। आसमान में घने बादल ऐसे मंडराते जैसे सूरज से रंजिश हो। गांव का चौपाल सूना पड़ा था। लोग अब अपने अपने घरों में दुबक गए थे। गांव के कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान से धुएं की पतली लकीर ऊपर उठ रही थी। रामू वहीं पर चाय बनाने का काम करता था। हाथ बर्फ जैसे हो चुके थे, फिर भी वह चूल्हे पर केतली चढ़ाए खड़ा था। अरे वाह रे सर्दी, हाथ तो जमे जा रहे हैं। अब तो लग रहा है चाय बनाने से ज्यादा खुद को गर्म करने में चाय लगानी पड़ेगी। इतने में पास बैठा बूढ़ा हरिया काका अपने कंबल में लिपटे हुए चाय मांगते हैं। रामू बेटा, एक कटोरी चाय और दे दे, हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। काका, आप तो रोज तीसरी बार चाय पी लेते हो, अब चाय नहीं, आग ही पीनी पड़ेगी। अरे बेटा, इस ठंड में अगर आग मिल जाए तो वही अमृत है। थोड़ी देर बाद एक और ग्राहक अंदर आता है, जो सर्दी से कांप रहा था। रामू जल्दी दे यार, लगता है बर्फ गिरने वाली है आज। रामू केतली से चाय उंडेलता है, भाप उठती है और वह अपने हाथों को उसके ऊपर फैलाता है। बर्फ नहीं गिरेगी भाई, पर अगर ऐसे ही चला तो लोग घरों में धुएं बन जाएंगे। सभी हंस पड़ते हैं और उसी हंसी में ठंड कुछ पल को कम लगने लगती है। आज घर में बहुत थोड़ा सा आटा है, बस 2 ही रोटी बन पाई है। एक रोटी मैंने तुम्हारे लिए बांध दी है, दिन में खा लेना, बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं रीता, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती, दिन छोटा होने लगा है न, इसलिए मैं तो दिन में चाय पीकर ही अपना काम चला लूंगा।
आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त मैं राशन ले आता हूँ। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना। रीता जानती है कि एक कप चाय से पेट नहीं भरता, पर हालातों के आगे वह मजबूर है। रामू घर से बाहर निकलता है। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। धोती कुर्ते में ठंड से कांप रहा था। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। फिर भी हिम्मत जुटाकर वह सुबह 6 बजे मालिक की दुकान पर पहुंच जाता है। मालिक उसे बर्तन धोने और चाय बनाने का आदेश देता है। आ गया तू, चल जल्दी से सारे बर्तन धो दे। बर्तन धोकर फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी बर्तन धो देता हूँ। बर्तन धोकर वह ग्राहकों के लिए चाय बनाता है। चूल्हा जलने के बाद उसे थोड़ी राहत मिलती है। हे भगवान, ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद हाथ तो मानो जैसे जम ही गए। इतनी ठंड हो रही है, क्यों न एक कप चाय मैं भी पी लूं। वही मालिक ने उसके हाथ में चाय का कप देख लिया और गुस्से से भड़क उठा। यह क्या रामू, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या चाय पीने के लिए? मालिक, वह बहुत ठंड लग रही थी, गलती हो गई। आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा। तब तुझे समझ आएगा कि मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू कर देता है। बेचारा रामू सैलरी कटने की बात से बहुत दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि एक कप चाय की उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाम को मालिक ने आधी सैलरी दी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, पर पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूँ, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं, इसलिए मुझे ठंड ज्यादा लगती है। अरे वाह, पूरे पैसे दे दूं तुझे और मुफ्त की चाय भी पिलाऊंगी। खोलकर नहीं बैठा, चल अब भाग यहाँ से। काम से निकाले जाने पर रामू बहुत दुखी था। रामू ने आधी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर घर के लिए थोड़ा राशन ले लिया और घर आ गया। घर आकर उसने रीता को राशन दिया। इस बार तो आप हर बार से बहुत कम राशन लाए हैं, क्या बात है जी? रामू ने सारी बात बता दी। मालिक ने आधी तनख्वाह काट ली। हे भगवान, तूने यह ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करना बहुत अच्छा लगता है ना? तुम परेशान मत हो रीता, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कुछ पैसे मैंने बचा लिए हैं। इन पैसों से तुम बच्चों के लिए गर्म कपड़े और मेरे लिए भी एक गर्म कपड़ा खरीद लेना। वह तो ठीक है, पर आपकी तबीयत? आप रोज एक पतले कुर्ते में काम पर जाते हैं, आपको ठंड नहीं लगती होगी? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है। नहीं रीता, मेरी तबीयत ठीक है। तुम बच्चों के पास तो अभी पुराने स्वेटर हैं, उनसे उनका काम चल जाएगा। मैं तो ज्यादा समय चूल्हे के पास रहता हूँ, मुझे ठंड कम लगती है। रामू बाजार जाकर उन पैसों से अपने लिए एक स्वेटर खरीद लाया। जब खाना बनता तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठे रहते थे। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई काम मिलता। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। इस बार तनख्वाह भी कम मिली है। ठीक है, ध्यान से जाओ और रात होने से पहले घर आ जाना।
रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। रामू बाहर निकलता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रामू काम की तलाश में आगे बढ़ रहा था। भैया, आपके पास अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूँगा। ठंड में तो वैसे भी मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ गया है, मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल पाएगा। भाई, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। रामू काफी जगह काम ढूंढता है मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं और राशन भी इतना ही बचा है कि 10 दिन का मुश्किल से गुजारा हो पाएगा। रामू यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ठंड भी बहुत है ना, और मैं भी बहुत थक गई हूँ। यह कुछ मेरा सामान है, इसको मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है माताजी, चलिए मैं अभी आपका सामान आपके घर तक पहुंचा देता हूं। रामू सामान उठाता है और अम्मा के साथ चलता है। यह लो अम्मा, आ गया आपका घर। बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो? यहाँ तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता? हाँ अम्मा, मैं यहाँ अकेले ही नहीं, मेरा परिवार है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरे परिवार में और कोई नहीं है, बस यह एक मेरी गौरी है। ठंड बढ़ गई थी, इसीलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने गई थी। आए आते देर हो गई। वह तो शुक्र है भगवान का कि तुम मुझे मिल गए। अच्छा अम्मा, अब आप लकड़ियाँ जलाकर आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे घर के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गौरी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, गौरी का ढंग से ख्याल नहीं रख पा रही, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गौरी का ख्याल रखना। ठीक है अम्मा, अगर आप इतनी जोर दे रही हैं, तो आज से मैं आपकी गौरी का ध्यान रखूंगा। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहो, मैं आपकी गौरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। रामू उसकी बात मान लेता है। इतना कहकर रामू गौरी को लेकर घर आ जाता है। जब रीता ने रामू को गाय के साथ देखा तो वह हैरान हो गई। अरे, यह किसकी गाय ले आए आप? रामू ने रीता को सारी बात बता दी। बस इस तरह अम्मा ने मुझे यह गौरी दे दी और कहा इसका बहुत ध्यान रखना। अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। रात तो होने वाली है, मैं सोच रही हूँ कि गौरी के लिए कुछ हरी भरी घास ले आऊं। रात में अगर गौरी को भूख लगी तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। रामू जंगल की ओर निकल जाता और गौरी के लिए ढेर सारा चारा लेकर घर पहुंचता है। वह गौरी को खिला देता है। कुछ देर बाद गौरी ढेर सारा दूध देती है। देखो रीता, गौरी ने तो बहुत सारा दूध दिया है। इतना सारा दूध तो हम पी ही नहीं पाएंगे। लो, सबसे पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देता हूँ। आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पिएगा। आज हम सब एक गिलास गर्म दूध पीकर सोएंगे, क्योंकि खाने के लिए अभी हमारे पास बिल्कुल राशन नहीं बचा है। उस दिन रामू का परिवार गौरी के दूध से ही अपना पेट भर लेता है और सो जाता है।
अगले दिन रीता को एक विचार आता है कि दूध से चाय बनाकर बेचने का काम शुरू किया जाए। मैं सोच रही हूँ हमारे पास काफी सारा दूध हो गया है, तो क्यों न तुम दूध से चाय का काम खोल लो। अभी ठंड का मौसम है तो तुम्हारी चाय काफी अच्छी बिकेगी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे चाय का ठेला लगा लेना चाहिए, पर अभी तो हमारे पास स्टॉल लगाने के भी पैसे नहीं हैं। एक स्टॉल लगाने में बहुत सारा सामान लगेगा और सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होगी। एक काम कीजिए, सेठ मोहन से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। जैसे ही हमारा काम चलने लगेगा हम उनके सारे पैसे वापस कर देंगे। ठीक है रामू, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें बिना कुछ गिरवी रखे उधार पर पैसे दे रहा हूँ, पर मेरे पैसे समय पर चुका देना। जी सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे बिल्कुल समय पर चुका दूंगा। मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। रामू उन पैसों से एक चाय का ठेला खोल लेता है। गौरी के दूध से बनी चाय बहुत स्वादिष्ट होती है। उसकी खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती है। लोग उसकी चाय पीने आने लगते हैं और उसका व्यापार धीरे धीरे बहुत अच्छा चलने लगता है। अरे वाह भैया, तुम तो चाय बड़ी कड़क बनाते हो, सच में मजा आ गया। इसे पीकर अब तो मैं रोज तेरे ही पास आऊंगा। सेठ जगदीश का चाय का स्टॉल रामू से थोड़ी ही दूरी पर था। जब उसे पता चला कि रामू ने अपना ठेला लगा लिया है तो वह जलने लगा। रामू की चाय की बिक्री इतनी अच्छी हो गई कि सेठ के ग्राहक भी रामू के पास आने लगे, जिससे सेठ की कमाई घटने लगी। यह तो बहुत ही चालाक है, इसको मैंने काम से निकाला था और अब यह मुझे टक्कर दे रहा है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सेठ जगदीश ने लोकल गुंडों को पैसे दिए ताकि वे रामू को परेशान करें। गुंडे आए। क्या बात है साहब, चाय पीनी है क्या? चाय नहीं पीनी है तो पैसा दे। यहाँ पर किससे पूछकर तूने यह स्टॉल लगाया? अब इस जगह के पैसे दे चल, वरना यहाँ से तुझे हटाना हमसे रहा नहीं जाएगा। पर साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ और गरीब भी। अब मैं इतनी ठंड में और कहाँ स्टॉल लगाऊं? मेरे पास दुकान किराए पर लेने तक के पैसे भी नहीं हैं। और रामू को धमकाकर वहाँ से भगा दिया। अगले दिन रामू फिर से अपना ठेला लगा देता है। सेठ गुस्से में उन गुंडों से शिकायत करता और वे तय करते हैं। मैंने तुम्हें किस बात के पैसे दिए थे? रामू का स्टॉल यहाँ से हटा क्यों नहीं? अरे भाई, हमने तो कल उसको खूब धमकाया था, पर लगता है हमारी धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अरे सिर्फ धमकी से कुछ नहीं होगा, जब तक उसे 2-4 डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक बात उसके दिमाग में नहीं घुसेगी। ठीक है भाई, अब तुम देखते जाओ हम किस तरह उसका स्टॉल बंद करवाते हैं। हे प्रभु, रक्षा करना, उन गुंडों की नजर से हमें बचा लेना। गुंडे फिर रामू के पास जाते। पर चाय की खुशबू और स्वाद से वे नरम पड़ जाते हैं। यह ले अपने पैसे और आगे से उस ठेले वाले को परेशान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और अंततः सेठ की ही पिटाई करके वहाँ का माहौल रामू के पक्ष में कर देते हैं। सेठ ने अब रामू को परेशान करना बंद कर दिया।
रामू अब आराम से चाय का स्टॉल लगाता है और ठंड में लोगों को गर्म चाय पिलाता है।